खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। अमेरिका की एक अदालत में आरएसएस को दहशतगर्द तंजीम करार देने की मांग की गई है। अर्जी दाखिल करने वाली सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम का कहना है कि आरएसएस फासिस्ट नजरियात की हामिल है और हिंदुस्तान को एक ही मजहब और एक ही पहचान वाला मुल्क बनाना चाहती है। अदालत ने अमेरिका के वजीर खारजा से 60 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। क्या सचमुच आरएसएस एक दहशतगर्द तंजीम है? क्या आरएसएस के नजरियात एक जमहूरी मुल्क में मफाद से टकराती हैं? क्या इस तंजीम की सोच में अकलियतों के लिए कोई जगह है? बहुत सारे सही सवालात हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे स्पॉट फिक्सिंग और बेटिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने राज कुंद्रा और गुरुनाथ मयप्पन को सट्टेबाजी का कसूरवार करार देते हुए उनकी टीम को बैन कर दिया है। उधर श्रीनिवासन पर भी बीसीसीआई इंतखाबात लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या अदालत के इस फैसले से आईपीएल पर फर्क पड़ेगा? क्या यह फैसला क्रिकेट में बदनवानी को खत्म कर पाएगा? क्या बतौर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर श्रीनिवासन का मुस्तकबिल खत्म दिखता है? ऐसा ही बहुत सारे सवालात हैं। इन्हीं दोनों मौजूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में चंद मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले मौजू पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब मुफीद जिलानी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे साबिक राज्यसभा के एमपी मोहम्मद अदीब साहब और आरएसएस के विचारक आइडियोलॉग संगीत रागी साहब भी। और दरमियान में जब हम क्रिकेट की इस बेटिंग और स्पॉट फिक्सिंग पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सिलसिले में बातचीत कर रहे होंगे तो हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद होंगे खेल सहाफी हमारे शबाब अनवर साहब और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी अजय कुमार साहब। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। अमेरिका में आरएसएस को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा किया गया है। पीटीआई के हवाले से आई खबर के मुताबिक अमेरिका की एक अदालत में आरएसएस को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए बाकायदा एक अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी दाखिल करने वाली सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम का कहना है कि आरएसएस फासिस्ट नजरियात की हामिल है और हिंदुस्तान को एक ही मजहब और एक ही पहचान वाला मुल्क बनाना चाहती है। तंजीम का दावा है कि आरएसएस जोर जबरदस्ती और गलत तरीके से एक मुहिम चला रही है और घर वापसी के नाम पर ईसाइयों और मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अदालत ने अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी को नोटिस जारी करके 60 दिन के अंदर जवाब मांगा है। अहम बात यह है कि ये अर्जी अमेरिकी सदर बराक ओबामा के हिंदुस्तान दौरे से ठीक पहले दाखिल की गई है। आरएसएस को दहशतगर्द तंजीम करार देने के मुतालबे पर हिंदुस्तान के ज्यादातर मुस्लिम लीडरान ने इसका इस्तकबाल किया है। ताहम जेडीयू लीडर अली अनवर ने आरएसएस की कारकर्दगी पर सवाल तो जरूर उठाया लेकिन इस मामले को अमेरिका ले जाने पर एतराज जाहिर किया है। जिस तरह से आरएसएस जो तोड़ फोड़ और जहर फैलाने की राजनीति कर रही है और संघ परिवार कर रहा है उससे लोग परेशान हैं, ये बात सही है। लेकिन हम उन लोगों से बड़े अदब एहतराम से ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, आप लोगों आपका चैनल विदेशों में भी देखा जाता है, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की किस्मत का जो फैसला है वो हिंदुस्तानी आवाम ही करेगी और हम लोग इन सब बातों को बेहतर ढंग से हम लोग समझ रहे हैं और इस बीमारी का इलाज हिंदुस्तान की आवाम ही करेगी। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जिनके सैकड़ों लोग जेलों में हैं वो भी आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं। आरएसएस तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ही। अमेरिका करार देगा तब होगा, लेकिन चूंकि हम खुद अमेरिका को अपना आका समझते हैं और अमेरिका से डिमांड करते हैं कि फलाने संगठन को टेररिस्ट घोषित करो, फलाने करो, तो अमेरिका को तो ये हक हमने ही दिया है।
हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तहजीरकार मुफीद जिलानी साहब और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं साबिक राज्यसभा एमपी मोहम्मद अदीब साहब। मोहम्मद अदीब साहब, पीटीआई के हवाले से जो खबर आई है और कि एक सिख तंजीम ने अमेरिका में की अदालत में एक अर्जी दाखिल की है और उसको लेकर अदालत ने 60 दिनों के अंदर वजीर खारजा जॉन कैरी से के दफ्तर से जवाब भी तलब किया है कि क्या वाकई आरएसएस एक दहशतगर्द तंजीम है और हिंदुस्तान को एक ही रंग में रंगना चाहती है। इस खबर के बाद आपके क्या तासुरात हैं, आप किस जाविये से इस खबर को देखना चाहेंगे? मैं इसको बहुत खुशामदीद कहता हूं और मैं समझता हूं कि बहुत ही लायक इक़दाम किया है उन लोगों ने। अफसोस ये है कि ये हिंदुस्तान की तंजीमों को ये काम करना चाहिए था और इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि जितना आतंक इन लोगों ने फैलाया है और हिंदुस्तान के ख्वाब को जिस तरह से चकनाचूर करना चाहते हैं उसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में तो तरीक़ेकार यह है कि सीमी पे बैन लग सकता है। पिछले 12 साल से एक सबूत हुकूमत को नहीं मिल सका। अदालत फिर भी पूछती है इनसे कि बताइए कि आपके पास क्या सबूत है। वो कहते हैं हम आपको देंगे, फिलहाल बैन कर दीजिए। जी जी। और नतीजा है कि 15 साल से सीमी बैंड है। जी जी। लेकिन आरएसएस और हिंदू महासभा जो खुला ऐलान करते हैं और एक जी 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 जब करते हैं तो इनको आप लोग कैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर करते हैं। लेकिन दुनिया में दूसरे मुल्कों में लोग हैं जहां ज्यादा मैं समझता हूं बसीरत भी है और समझ भी है। जी, लेकिन मोहम्मद अदीब साहब, ये ऐसे वक्त में ये मामला वहां की अदालत में दर्ज किया गया है या अर्जी दाखिल की गई है जब अमेरिकी सदर बराक ओबामा हिंदुस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। जी 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 जी। देखिए, ये तो इत्तेफाकिया बात होगी लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि वो एक ऐसी तंजीम है, अब जो वहां सिख ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, मैं समझता हूं उन्होंने इसी ख्याल से किया होगा कि इस वक्त बराक ओबामा साहब जा रहे हैं, अगर ये इस पे ये तंजीम लगती है तो शायद हिंदुस्तान को कुछ एहसास हो। ये तो बेहिस होके बैठे हुए हैं, इसलिए मैं समझता हूं ये ठीक है जो भी है। जी जी। आप फोन लाइन पर बने रहे, हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट मुफीद जिलानी साहब। मुफीद जिलानी साहब, आप किस जाविये से इस खबर को देखना चाहेंगे और जो अमेरिका में इकदाम किए गए हैं आरएसएस को लेकर? देखिए, आरएसएस के बारे में दहशतगर्द तंजीम है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि जितने भी, चाहे 2002 का गुजरात दंगा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा हो या हाल ही में मोदी सरकार बनने के बाद में इसके और ज्यादा पर निकल आए हों, और खुद सरदार पटेल जो इस देश के गृह मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी इस आरएसएस को बैन करने के लिए इसी नजरिए से कि भाई ये जो है एक ही मतलब मुल्क को एक ही खांचे में ढालना चाहती है और ये दूसरे मजाहिब के लोगों को इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते। जी जी। हाल ही में जिस तरह से दंगे मतलब जो 2002 के बाद में, उसके बाद में मुजफ्फरनगर और हाल ये जो अभी मुजफ्फरपुर का हुआ है, ये भी कुछ मतलब जो खबरें मिल रही उसमें भी आरएसएस के कारकुनान शामिल हैं। और खुद साध्वी प्रज्ञा जो आतंकवादी हमले में हैं, स्वामी असीमानंद जो आतंकवादी हमले में हैं, ये सब आरएसएस से जुड़े लोग हैं। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को कहीं ये संकोच होना चाहिए कि इसको दहशतगर्द तंजीम मानने में कोई संकोच हो। तो ये इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक अमेरिका में मामला दाखिल हुआ है तो वो वहां की एक सिख तंजीम है जो ये समझती है कि भाई ये दहशतगर्द तंजीम है, और क्योंकि उनके मरासिम जो हैं हिंदुस्तान से भी होंगे उस तंजीम से जुड़े। हमारे साथ आरएसएस आइडियोलॉग, आरएसएस के विचारक संगीत रागी साहब फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होंगे। संगीत रागी साहब, जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान आ रहे हैं, उसी वक्त एक सिख ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की एक अदालत में, सिख फॉर जस्टिस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अदालत में अर्जी दाखिल करती है कि आरएसएस को बैन किया जाए, उसे एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, गैर मुल्की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। और इसको लेकर अदालत ने नोटिस लिया है और जॉन कैरी के दफ्तर से इसका जवाब मांगा है 60 दिनों के अंदर। आप कैसे देखते हैं कि आरएसएस विचारक होने के नाते? देखिए, पहली बात तो आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। इसका आरएसएस में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में जानता नहीं हूं,
लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि 1984 में जब दंगे हुए, जब कत्लेआम हो रहा था, कांग्रेस के लोग और कार्यकर्ता जब सड़कों पर खुले नंगी तलवार लिए हुए सिखों के पीछे चपट रहे थे, उस समय यह संघ ही था, आरएसएस ही था जो सिखों की जान माल की रक्षा के लिए आगे आया था। ये मैं बता सकता हूं अपने अनुभव से कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो मैंने देखा था कि बहुत सारे सिख परिवार भागते हुए संघ कार्यालयों की तरफ आए थे, बोले थे हमारी जान बचाओ। और मुझे एक अनुभव याद है अपना कि मैंने पूछा था ऐसा क्या हुआ। उन्होंने कहा भाई साहब आप जानते नहीं है, 1984 के अंदर मेरे पूरे परिवार को चोटियां बांध करके एक साथ लहरा दिया गया था, और उस समय सिर्फ और सिर्फ जनसंघ और संघ परिवार के लोग ही थे। उस जनसंघ का वे लोग भारतीय जनता पार्टी को भी जनसंघ के रूप में ही जी। लेकिन संगीत राजी साहब, बहुत सारे मुल्क में ऐसे मामलात हुए हैं जिसमें संघ का यानी खास तौर से आरएसएस का नाम आया है। बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट अटैक्स भी हुए हैं, कई आरएसएस से जुड़े लोग जेलों में बंद भी हैं इस तरह के केसेस में। उनके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि सवाल उसी वजह से उठाए गए हैं। हाँ, एकदम मैं बता रहा हूं। ये कांग्रेस के जमाने में ये था कि चूंकि इस्लामिक आतंकवाद इस देश में पूरे जगह फैल रहा था, तो कांग्रेस को अपनी सेकुलरिज्म को दिखाने के लिए जरूरी हो गया था बताने के लिए कि आतंकवाद से सिर्फ मुस्लिम लोग ही जुड़े हुए नहीं है, हिंदू लोग भी जुड़े हुए हैं। मजेदार बात है कि जिस प्रज्ञा ठाकुर वगैरह इत्यादि का नाम लिया गया है, आज तक चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई है सरकार ने, और ये कांग्रेस की सरकार की मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी सरकार की बात नहीं है। इसलिए ये हिंदू संगठनों को उनके बराबर समानांतर खड़े करने की एक सुनियोजित साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी ने काम किया था। कांग्रेस का तो यही दुर्दशा और यही दुराग्रह, यही सेकुलरिज्म है कि चूंकि वो भी है, हिंदुइज्म इस बात में विश्वास नहीं करता है। हिंदुइज्म के लिए धर्मांतरण चीज नहीं है, वह दूसरे को अपने धर्म में परिवर्तन करके नहीं लाना चाहता है, वो एक्सक्लूसिविस्ट रिलीजन नहीं है। जी, लेकिन संगीत राजी साहब, कहीं ना कहीं सर सवाल इस वजह से भी उठते हैं कि देश की जो मुल्क की माइनॉरिटीज है उसके लिए आरएसएस में क्या जगह है, आरएसएस उनके बारे में क्या सोचती है, क्या उन्हें भी उसी रंग में रंगना चाहती है, क्या उन्हें भी जो हिंदुत्व के फोल्ड में ही लाना चाहती है। मैंने आपकी आवाज सुनी नहीं, या दोबारा इसे बोलेंगे? जी, संगीत रागी साहब, आरएसएस पर सवाल इसलिए भी उठते हैं कि आरएसएस के बारे में यह कहा जाता है कि उस पर सवाल या निशान लगता है कि वो देश की माइनॉरिटीज के बारे में क्या सोचती है, मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बारे में क्या सोचती है, क्या उन्हें भी हिंदुत्व के फोल्ड में लाना चाहती है। सवाल इसलिए भी उठते हैं। ऐसा है कि आरएसएस मान करके चलती है कि इस देश का जो सनातन संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति है, चाहे पंथ कोई भी हो, इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, सारे हिंदू सांस्कृतिक जो समाज है उसी के वो हिस्से हैं। मुस्लिम लोग कोई वो बहुत बाहर से नहीं आए थे, वे सारे हिंदू लोग ही थे जिनके पुरखों ने धर्म परिवर्तन किया था। क्रिश्चियनिटी में जो लोग गए हैं वह भी हिंदुओं के ही हैं, उनका डीएनए वही है। इसलिए हम मान करके चलते हैं कि ये पूरा राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र है। जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए हमारे साथ। राज्यसभा फॉर्मर एमपी हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब फोन लाइन पर बातचीत में शामिल हैं। मोहम्मद अदीब साहब, आप क्या कहेंगे? आपने संगीत रागी साहब आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, विचारक हैं, उनकी बात, आप डीयू में प्रोफेसर हैं, उनकी बात आपने सुनी, अब आपने क्या नजरियात पेश करेंगे? देखिए, वो जो बात कर रहे हैं वो अपनी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। जो सीमी का लिटरेचर पढ़िए, उसमें भी ये है कि साहब सब भाई भाई हैं, सब कुछ बराबर है, सब कुछ है। अमल क्या है? अमल तो जो मौका देखकर हर हिंदुस्तानी को ये कहना है वो हिंदू है। आप मुझे बताइए, फ्रांस में जो लोग रहते हैं, क्या ये कहा जाएगा कि वो क्रिश्चियन है? जर्मनी में जो लोग रहते हैं, कहा जाएगा ये जर्मन क्रिश्चियन है? वो जर्मन कहलाएंगे। हिंदुस्तान में जो रहता है वो हिंदुस्तानी कहलाएगा जी, वो हिंदू कैसे कहलाएगा? जी जी, हिंदू उसका मजहब है, हिंदुस्तानी उसकी नेशनलिटी है और उसका प्राउड है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू रहोगे। जी जी, अगर ये बात है तो इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं वो ब्रिटिश कहलाते हैं, वो क्रिश्चियन या कैथोलिक नहीं कहलाते। जी जी जी, एक लॉजिक लेके आए हैं। जी, आपके संगीत रागी साहब, ये जो सवाल उठा रहे हैं मोहम्मद अदीब साहब, राज्यसभा एमपी फॉर्मर, उस पर क्या कहेंगे आप उनको, मैं उनसे एक ही आग्रह करूंगा कि जब वो मक्का वगैरह तो जरूर जाते होंगे, बहुत पवित्र तीर्थस्थल है, हम सबों के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ऐसे पवित्र स्थल पे जब जाते हैं, उनसे जरा ये पूछिए कि जो मक्का में जो सऊदी अरब के लोग हैं वो भारत के लिए क्या कहते हैं।
वो भी कहते हैं वो हिंदू देश है। नहीं, वो हिंदुस्तान है, वो हिंदू देश है। नहीं, हिंदुस्तान और हिंद बोलते हैं, चूंकि हमने भी कई लोगों से जब इंटरैक्ट किया तो वो हिंदी बोलते हैं, हिंदी के वो हिंदी नजाद लोग हैं, वो हिंदी लोग हैं, न कि हिंद, चूंकि हिंदू एक रिलीजन से जुड़ा हुआ है ये वर्ड। हिंदू एक रिलीजन नहीं है, यह इस देश की सांस्कृतिक पहचान है, आप इसे ध्यान रखें। पंथ जो है जिसे आप हिंदू साहब, आपके मोहन भागवत साहब कुछ कहते हैं कि यहाँ का हर बच्चा हिंदू है और हिंदुओं की रक्षा हमें करनी है। हिंदुओं की रक्षा से क्या आप 2002 के दंगे में सिखों की बात कर रहे हैं कि सिखों के लिए हम वहां पर आए, लेकिन 2002 के दंगे में आपका कौन सा संगठन वहां पर बचाने गया था? अगर सारे हिंदू हैं तो उनको आपने क्यों नहीं बचाया हिंदू मानकर? आपने वहां पर क्यों कत्लेआम होने दिया? जी, संजीत रागी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुफीद जिलानी साहब, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। ये ऐसा है कि उन्हें बता दें कि उस दंगे में सिर्फ एक ही पंथ के लोग नहीं मारे गए थे। राय साहब, जहां पर गुलबर्गा सोसाइटी में मारे जा रहे थे वहां पर आपका परिवार, संघ परिवार क्यों नहीं बचाने गया उनको? अगर वो हिंदू थे, आप हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं, सारे आपके बयानात, मोहन भागवत साहब के खुद बयानात कि हम हिंदू रक्षा के लिए पैदा हुए हैं, हम हिंदुओं की रक्षा के लिए हमारा संगठन है, हमारा इसी नाम पे हमारा राष्ट्रवाद है कि हिंदू की रक्षा होगी तो राष्ट्रवाद कायम रहेगा। तो फिर वहां पर क्यों नहीं गए? मुजफ्फरनगर में आपने कत्लेआम में क्यों नहीं बचाने गए अगर आपका परिवार हिंदुओं की रक्षा के लिए तैयार हुआ है? एक डिबेट की जरूरत है बहुत, हम लिमिटेड टाइम में इस पर शायद पूरी तरह से बहस न कर पाए, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं से संगीत रागी साहब, क्योंकि ये बात ये उठनी लाजमी भी है, क्योंकि इस मुल्क में, हिंदुस्तान में जो क्रिश्चियन है, मुसलमान है और दूसरी माइनॉरिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं से जब आरएसएस का नाम आता है तो अनसेफ फील करते हैं। अगर उनके लिए कोई स्पेस हो, अगर आरएसएस अपनी कहीं ना कहीं से अपनी आइडियोलॉजी को अगर इंक्लूसिव बनाए तमाम तरह के लोगों को, और जो जिस तरह की इमेज है अगर उसको बदले, तो शायद कहीं ना कहीं से उसकी कोई दूसरे लोग भी, माइनॉरिटीज के लोग भी जुड़ना चाहेंगे। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? देखिए आरएसएस अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात ही नहीं करता है। यह तो चूंकि अल्पसंख्यक की मानसिकता हमने पैदा कर ली है नेहरूवियन सेकुलरिज्म के तहत, इसलिए यह सारे दंड हम पूरा देश भुगत रहा है। हम जिस दिन ये मान लेंगे कि यह सारा देश हम सबका है, कोई अल्पसंख्यक नहीं है, कोई अल्पसंख्यक पहचान नहीं है, कोई बहुसंख्यक पहचान नहीं है, इस बात को यदि मान लिया जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रह जाती है। और आरएसएस एक खुली किताब है, कोई भी शाखा में आकर के देख सकता है, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सारे संप्रदायों को वही सम्मान है। दुर्भाग्य है कि यही बात इस्लाम के लिए लागू नहीं होता है, यही क्रिश्चियनिटी नहीं इसे मानती है। नहीं तो ये एक्सक्लूसिविस्ट दूसरों का धर्मांतरण कराने के लिए पूरा अरब से डॉलर नहीं आते, अरब से पेट्रो डॉलर नहीं आते और यूरोपियन कंट्रीज से डॉलर नहीं आते। चूंकि ये क्रिश्चियनिटी जो है वह एक पॉलिटिकल डिजाइन की तरह कन्वर्जन कराती है, इसलिए उसका काउंटर प्रोटेक्शन होता है बाकी धर्मों के अंदर। जी मोहम्मद अदीब साहब, मुख्तसर में आपसे जानना चाहेंगे जो संगीत रागी साहब बोल रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन है उस पर, रद्द-ए-अमल? देखिए ये संगठन बना ही इसलिए था, ये नफरत पे बनाया गया है, इसका कोई पॉजिटिव इमेज नहीं है। ये संगठन बना इसीलिए था कि ये नफरत की बुनियाद पर है, और जो तंजीमें नफरत की बुनियाद पर बनती हैं उनका रवैया यही होता है। जब इंसान ये सोच ले कि अपने मजहब को छोड़ के दूसरे मजहब के ऐब ढूंढने लगे, तब यही तमाशा खड़ा होता है। उसूली तौर पर अपने अपने मजहब को समझने की कोशिश है, बरखिलाफ इसके कि दूसरे मजहब पे। क्योंकि हिंदुस्तान का कैरेक्टर सेकुलर है, हम भी जानते हैं, हम लोगों ने बचपन से इसे सेकुलर मुल्क के तौर पर जाना है, महसूस किया है, तो हम ये चाहेंगे, हम तमाम लोगों की यही ख्वाहिश है कि इस मुल्क को किसी एक तहजीब, एक पहचान के रंग में न रंगा जाए, और कहीं ना कहीं से इसकी जो डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही इसकी खूबसूरती और यही पहचान भी है। हम चाहेंगे कि इसी खूबसूरती के साथ हिंदुस्तान, हमारा मुल्क कायम रहे। क्योंकि वक्त की कमी है, हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। संगीत रागी साहब, आपका फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अदीब साहब, आपका भी फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुफीद जिलानी साहब, आपका भी हम यहां पर शुक्रिया अदा करेंगे स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हालात हादरा में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले की कि क्रिकेट में बेटिंग और आईपीएल पर उठ रहे सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम और तारीखी फैसला सुनाया है और गुरुनाथ मयप्पन को कसूरवार करार दिया है और श्रीनिवासन पर भी उंगली उठाई है और उनके बीसीसीआई इंतखाबात लड़ने का रास्ता रोक दिया है। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो रहे होंगे खेल सहाफी हमारे शबाब अनवर साहब और फोन लाइन के जरिए हमारे साथ पटना से गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी अजय कुमार भी फौरन हाजिर होते हैं। खुशियाँ होंगी अब दुगनी, सपने होंगे अब दुगने। किसान विकास पत्र एक बार फिर से अब ढेर सारी नई सुविधाओं के साथ। किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं खेल सहाफी शबाब अनवर साहब और सेगमेंट में फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर हैं आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के खिलाफ आदित्य वर्मा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहेंगे और भी कई मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहेंगे। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राज कुंद्रा और गुरुनाथ मयप्पन को सट्टेबाजी का कसूरवार करार दिया है। अदालत ने माना कि ये टीम के हुक्काम थे और फिक्सिंग में शामिल थे। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल से सस्पेंड कर दिया गया है। कसूरवार पाए गए गुरुनाथ मयप्पन, राज कुंद्रा और आईपीएल फ्रेंचाइजी को क्या सजा दी जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई गई है जिसकी सरबराही साबिक चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा करेंगे। अदालत ने बीसीसीआई चीफ एन श्रीनिवासन को भी मफादात के टकराव के मामले में कसूरवार ठहराया है। श्रीनिवासन इंडिया सीमेंट के सदर हैं और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इंडिया सीमेंट की है। कोर्ट ने 130 सफहात के अपने फैसले में बीसीसीआई के कामकाज पर भी सख्त तबसरा किया है। कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई के सारे काम अवामी कामकाज हैं और सभी कानूनों का इतलाक इस इदारे पर होता है। अदालत ने सरकार पर भी तबसरा करते हुए कहा कि बोर्ड की खुदमुख्तारी पर पाबंदी रखने के लिए सरकार ने जानबूझ कर कोई कानून नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई का इंतखाब आइंदा 6 हफ्ते में कराए जाने के लिए कहा है और साथ ही यह हुक्म दिया है कि ऐसा कोई भी शख्स इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा जिसका आईपीएल से कारोबारी मफाद वाबस्ता है, क्योंकि कोर्ट ने माना है कि श्रीनिवासन के खिलाफ मफादात के टकराव का मामला है, इसलिए श्रीनिवासन के इंतखाब लड़ने का इम्कान कम है। चुनाव लड़ने पे रोक लगाई गई है। चुनाव ने कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट कहा है आज अभी कि इंक्लूडिंग मिस्टर एन श्रीनिवासन और सारे ऑफिशियल जो 6.2 पॉइंट के घेरे में हैं, उनको छोड़ के 6 वीक के अंदर बीसीसीआई को अपना चुनाव करा लेना है। इधर और रोल का मामला नहीं है क्या कि या तो वो टीम छोड़े या तो वो चुनाव न लड़े, टीम बेच देंगे तो क्या वो चुनाव? अरे साहब, अब वो क्या कर लेंगे नहीं कर लेंगे, मुझे उस पर क्यों जाना है? मुझे जाना है आज हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, उस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि मिस्टर एन श्रीनिवासन, उनका नाम लेके कोर्ट ने कहा है, साथ ही साथ
जो ऑफिशियल कहीं ना कहीं से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बीसीसीआई में है, वो इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते। बीसीसीआई प्राइवेट बॉडी नहीं है। कोर्ट ने विभिन्न पहले के जजमेंट को और हमारे नलिनी चिदम्बरम साहब की बहस, हरीश साल्वे साहब के बहस और आर्गुमेंट के बाद ये डिसाइड किया है कि बीसीसीआई पब्लिक प्राइवेट बॉडी नहीं है और आर्टिकल 226 इस पे स्पष्ट रूप से लागू होगा। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है खेल सहाफी शबाब अनवर साहब और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं कई मेहमान। साथ में खेल सहाफी फजल इमाम मलिक भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। शबाब अनवर साहब, ये जो तारीखी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आईपीएल में करप्शन को रोकने के लिए, वाकई काबिल तहसीन है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? आईपीएल के साथ साथ पूरी तरह से बीसीसीआई को भी निशाने पर लिया है। पहली मर्तबा शायद ऐसा है कि अदालत की तरफ से। और जहां तक श्रीनिवासन का सवाल है, खालिद साहब आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि श्रीनिवासन के तरीकेकार पर सबसे पहले अगर किसी ने सवाल उठाया था तो आली जनाब सुब्रत राय सहारा ने उठाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनका जो टेम्परामेंट है वो सही नहीं है, और जो आज मफाद के टकराव की जो बात आ रही है जिस पर कोर्ट ने भी मोहर लगाई है, उन्होंने ही इस तरफ इशारा किया था। और यही वजह थी कि सहारा ग्रुप ने इंडियन क्रिकेट टीम को की स्पॉन्सरशिप वापस ले ली थी और सहारा श्री ने कहा था कि जब तक एन श्रीनिवासन बीसीसीआई के चेयरमैन रहेंगे तब तक हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे। तो उस वक्त जो सबसे पहले सहारा ग्रुप की तरफ से शुरुआत हुई थी, उनके तरीकाकार पर जो सवालिया निशान लगाया गया था, मेरा ये मानना है कि आज अदालत ने उस पर मोहर लगाई है। और एक तारीखी फैसला इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अब तक कहा जा सकता था कि पूरी तरह से जाती तौर पर काम कर रही थी बीसीसीआई की पूरी बॉडी, और उसके जो लोग होते थे आमतौर से किसी कंपनी के मालिक होते थे, बड़े ताजिर होते थे। और जब से आईपीएल की शुरुआत हुई तो इसमें कुछ ज्यादा इजाफा हो गया। और अब जबकि कह दिया है साफ तौर से अदालत उज़्मा ने कि कोई भी बीसीसीआई का ओहदेदार आईपीएल की कोई फ्रेंचाइजी को नहीं खरीद सकता है, तो इस पर सिर्फ एन श्रीनिवासन नहीं बल्कि और भी लोगों पर कदगन लगेगा। और दो टीमें, जैसा कि आप जानते हैं, करप्शन रुकने की उम्मीद है। यानी सहारा ग्रुप ने और आली जनाब सहारा श्री सुब्रत राय सहारा ने जो सवाल उठाया था एन श्रीनिवासन की कारकर्दगी पर, और यह कहा था कि जब तक वो बीसीसीआई के सदर हैं तब तक सहारा टीम की स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक टीम से नहीं जुड़ेगा, उस बात की तस्दीक हो गई, उस पर मोहर लग गई सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले से। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं खेल सहाफी फजल इमाम मलिक साहब। फजल इमाम मलिक साहब, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले से क्या क्रिकेट में जो करप्शन घुस गया था वो रुकेगा, बेटिंग पर लगाम लग सकेगी? हाँ, नहीं, जाहिर तौर पर ये जो फैसला है बहुत तारीखी फैसला, जैसा शहाब ने भी कहा, हम तमाम लोग इसका बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये बहुत एक जो ये फैसला है उससे जो सारी चीजें है क्रिकेट में जो गंदगी है वो साफ होने में मदद मिलेगी। क्योंकि पिछले कुछ सालों से बीसीसीआई का मतलब श्रीनिवासन हो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने साबित कर दिया कि खेल से बड़ा कुछ नहीं होती है, क्रिकेट की भी जीत है एक तरह से। मुझे जो लगता है क्रिकेट की जीत हुई और खेल की जीत। और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने ऑटोनोमस बॉडी को, जो बार बार जिस चीज का जिक्र किया जा रहा है कि एक प्राइवेट बॉडी है, उससे ये फैसला भी कि वो प्राइवेट बॉडी नहीं है, ये एक मुल्क के से जुड़ा हुआ मसला है। सिर्फ बीसीसीआई कोई किसी के पॉकेट की तंजीम नहीं है, बीसीसीआई का पूरे मुल्क से नाता है। और इस लिहाज से वो बहुत सारी चीजों के दायरे में अगर आ जाएगी, खासकर आरटीआई वगैरह के दायरे में, तो इससे भी एक बड़ा काम होगा। आईपीएल का क्या मुस्तकबिल है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों टीमों को बर्खास्त कर दिया गया है। नहीं, जाहिर है कि इसका असर तो आईपीएल पे पड़ेगा। हो सकता है कि इस साल आईपीएल न हो, अगले साल तो फिर नए तौर तरीके से आईपीएल शुरू हो जाए। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि और भी जो चीजें हैं उसको भी सामने आनी चाहिए। जिन 9 लोगों का और नाम उस लिफाफे में, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। किन खिलाड़ी, कौन कौन खिलाड़ी इसमें मुलव्विस थे, कौन कौन खिलाड़ी शामिल थे, किन किन खिलाड़ियों का नाम था। चाहे चूंकि ऐसा परसेप्शन बन रहा है, ऐसी बात मीडिया में आती रही कि इसमें धोनी का भी नाम है और भी कई नाम है, कई लोगों के नाम। तो ये खिलाड़ियों के लिए भी ये 9 लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट पे इसको भी जल्द अज जल्द फैसला लेना होगा कि यानी उन तमाम लोग जो करप्शन में, जो बेटिंग में शामिल हैं, उन खिलाड़ियों का नाम भी सामने आना चाहिए और उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम बना दी है जजों की, 3 जजों की, ये जो इस पर फैसला करेगी कि इन लोगों को क्या सजा दी जाए। मुख्तसर ये जानना चाहेंगे फजल इमाम मलिक साहब, क्या
अब एन श्रीनिवासन का मुस्तकबिल खत्म, क्योंकि वो बीसीसीआई का इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे सदर का, तो क्या वो आईसीसी के सदर के तौर पर भी उनका मुस्तकबिल तारीक नजर आता है? तो देखिए, अभी इस मामले में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। कि हो सकता है कि क्योंकि बीसीसीआई अभी भी कब्जा है और वहां सारी पार्टियां एक आम राय के साथ चलती है। बीसीसीआई का मतलब कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, सारी पार्टियां जितनी है वो बीसीसीआई हो गई। तो बीसीसीआई में जिस तरह के लोग हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, अब चूंकि अब देखिए मसला ऐसा हो गया है कि इस पर अब लोगों को खुल के सामने आना होगा श्रीनिवासन को हटाने के लिए। तो जाहिर है कि अब बीसीसीआई में अगर वो नहीं रहेंगे तो आईसीसी में भी उनके रहने का कोई मामला बनता नहीं, उनको रहना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि श्रीनिवासन को अगर ऐसा ही करना होता है तो एथिक्स की बात, अगर एथिक्स आदर्श उसूलों की बात करें तो अगर ऐसा करना होता तो बहुत पहले ही अपना पद छोड़ दिया होता उन्होंने। लेकिन क्योंकि अब श्रीनिवासन है वो नहीं चाहे किस तरह से इसको लेंगे, क्योंकि बीसीसीआई का भी एक बयान आया है कि इसका फैसला खुद श्रीनिवासन करेंगे। जी, खुद श्रीनिवासन करेंगे। शबाब अनवर साहब, क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है, क्या ये हाई टाइम नहीं है कि अब बीसीसीआई को और मुल्क के तमाम जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनको ये दबाव बनाना चाहिए कि किसी भी आम तौर पर खेल में कहीं ना कहीं से एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं, वो उस पर हावी रहते हैं, वो कहीं ना कहीं से जो जिम्मेदारी का ओहदा है उसे संभालते हैं, इस वजह से भी करप्शन घुस गया है। क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है कि खिलाड़ियों को ये जिम्मेदारी दी जाए, तमाम जो अच्छे ओहदे हैं, जो की पोस्ट हैं, उन पर खिलाड़ियों को फायज किया जाए? अब तो दूसरे स्पोर्ट्स फेडरेशन में भी बात उठने लगेगी, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि ऐसी तंजीम के खिलाफ जो कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट तंजीम और सबसे ज्यादा पैसे वाली तंजीम मानी जाती है, और उसी में इत्तेफाक से सारे बड़े बड़े सनतकार शामिल होते थे, और अब इस पर कदम लगा है और कह दिया गया है साफ तौर पर किस तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और आपने जो बात उठाया था, आईसीसी की जो बात उठाई थी, जी बिल्कुल मुनासिब है, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन भी अब नहीं रह सकेंगे और कोई भी अब नहीं रोक सकता है, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है, और ये एक ऐसा मामला भी नहीं है कि राम की भीख लेकर के वो सदर के पास जाएंगे। तो कैरियर उनका फिलहाल खत्म होता नजर आ रहा है। अगले इलेक्शन में जब वो नहीं हिस्सा ले पाएंगे तो जाहिर सी बात है वो बीसीसीआई से अलग हो जाएंगे, और बीसीसीआई अलग हो जाएंगे तो अल्टीमेटली वो आईसीसी से भी अलग हो जाएंगे, क्योंकि आईसीसी में जो नुमाइंदगी मिलती है वो किसी फर्द वाहिद को नहीं मिलती है, बल्कि बीसीसीआई यानी कि बोर्ड को मिलती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शबाब अनवर साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। फजल इमाम मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।